2016 में अचानक से ऐसा क्या हुआ जो आपको लगा कि स्टॉक मार्केट में वापस आना चाहिए? पैसे कमा लिए भाई। आज मुझे उस फंड पे जिसमें मैंने एसआईपी शुरू कर दी, इसमें से मैंने एक फंड बेच दिया है, माय मिस्टेक। एक फंड मैंने एज इट इज़ अपने पास बना के रखा है, चाहे उसमें मैंने एसआईपी रोक दी, बट मैंने एज अ एक बैज की तरह उसको रखा हुआ है सीने से लगा के। उसमें 17% का XI आ रहा है। किसी ने बोल दिया ये वाला बैंक अगला HDFC बैंक बनने वाला है, वो कंपनी बड़ी अच्छी है, वो कंपनी। नैरेटिव्स, स्टोरीज, टिप्स, बातें, हवाबाजी, इन सब चीज़ों में मैंने इन्वेस्ट किया। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि उसने स्टॉक मार्केट में गलतियां नहीं करी, वो आपका बेवकूफ़ बना रहा है। उन बेवकूफ़ों को मैं ये बोलना चाहता हूँ जो 7 साल के बाद सोच रहे होते हैं ना कि यार मेरा तो रिटर्न नहीं बना। अरे भाई, आपने SIP करी है, आपने SIP करी, SIP का रिटर्न 7-8 साल बाद बनना शुरू होता है। अब आपके स्टॉक्स की क्या करंट वैल्यू चल रही है और कितनी चीजें हैं आपके पास स्टॉक्स में? हाईएस्ट XIRR मैंने देखने की कोशिश करी। सो वन ऑफ माय स्टॉक इज गिविंग मी अराउंड 34% का XIRR। उसके साथ क्या इशू है वो मैं आपको बताऊंगा। आज आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप थोड़ा सा वो बता पाओ। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, और अगर आप इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप लोगों को भी इंडियन बिजनेसेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। चाहे आप मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप लोग जो है वो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो, आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत स्मूथ बना सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म का नाम है क्या? ग्रो आपको एक सिंपल, क्लीन और इंट्यूटिव इंटरफेस देता है जो शायद आपने अभी तक कहीं भी एक्सपीरियंस ना किया हो। आप अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को वहां पे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और आपको अपने पोर्टफोलियो का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू भी दिख जाएगा। और मुझे सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगता है? म्यूचुअल फंड सेल करते समय आपको क्लियरली एग्जिट लोड बताया जाता है, टैक्स इंप्लीकेशन बताया जाता है, जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिल जाती है। और आपको पता है, चाहे IP हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे ETFs हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, आप सभी जगह पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस एक ऐप के थ्रू कर सकते हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से ग्रो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर बन गया है विद मोर देन 1 करोड़ एक्टिव यूजर्स। अगर आप लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी ग्रो के साथ करना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। आज की ये वीडियो होने वाली है मेरी डायरेक्ट स्टॉक जर्नी के बारे में, लेकिन ये वीडियो एक बहुत बड़ी मेगा सीरीज का पार्ट होने वाली है। मैं आप लोगों के साथ अपना पोर्टफोलियो फेजेस में जो है वो शेयर करने वाला हूँ। डायरेक्ट स्टॉक मैंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, मेरा ETF में कितना इन्वेस्टमेंट है, US के ETF में कितना इन्वेस्टमेंट है, इंडियन इंडेक्सेस में कितना इन्वेस्टेड है, इंडियन एक्टिव म्यूचुअल फंड में कितना मैंने जो है वो इन्वेस्ट कर रखा है, और साथ साथ में इवन मैं अपने रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस के बारे में भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक मेगा सीरीज आने वाली है और ये हम जनवरी में कर रहे हैं ताकि मैं आपको अपनी करंट पोजीशन बता सकूं, और फिर दिसंबर में हम लोग जो है बैठ के इसको रिव्यू करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप लोग जरा लाइक बटन को फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, एकदम ऐसे के जैसे उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी। तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। लाइक टारगेट रखते हैं 555 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो है लाइक टारगेट अचीव करा देंगे, राइट। और साथ में अब मैं आपको इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट देता हूं। इस सीरीज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी डायरेक्ट स्टॉक्स की जर्नी शेयर कर रहा हूं। कब शुरू किया, क्या गलतियां करी, आज कितना अमाउंट है, क्या मैं उसे बेचने वाला हूं, मेरा XIRR कितना आ रहा है, मैं आगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा या नहीं करूंगा, करूंगा तो क्यों और नहीं करूंगा तो क्यों, और मेरा फ्रेमवर्क क्या था स्टॉक सिलेक्शन का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? मैंने क्या बेवकूफ़ियाँ करी हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते समय, वो भी मैं आपके साथ जो है यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, बिल्कुल ऑनेस्टली एंड ओपनली। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग भी कमेंट्स में अपनी डायरेक्ट स्टॉक की जर्नी जरूर शेयर करें। अगर आपने डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, कब से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसी पैटर्न पे आप लोग जो है वो शेयर कर सकते हैं। इवन अगर आप लोग अपनी गलतियां शेयर करेंगे तो उससे सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। तो चलते हैं इस वीडियो के अंदर, लेकिन आगे चलने से पहले आप लोगों को बता देता हूं, हमारा कोड है HNY26 जो बस लिमिटेड टाइम के लिए बचा हुआ है। हमारी वेबसाइट है learn.club, LEARNN.club। आप उस पर जा सकते हैं और हमारी बहुत सारे कोर्सेज पे आपको 26% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप लोग कोड यूज करते हैं HNY26, जिसमें से सबसे बढ़िया कोर्स हमारे पास जो है म्यूचुअल फंड को लेके और बिकम योर ओन फाइनेंशियल प्लानर है। इन दोनों कोर्सेज को जरूर एक्सप्लोर करें, सबके साथ शेयर करें और अपने 2026 की जर्नी को बनाएं बहुत ही बढ़िया। चलिए अब चलते हैं हम लोग वीडियो के अंदर और डिस्कस करते हैं। याद रखिए ये एक मेगा सीरीज है, ये सीरीज का फर्स्ट पार्ट है जहां पे मैं आप लोगों के साथ अपनी डायरेक्ट स्टॉक्स की जर्नी शेयर कर रहा हूं और उससे रिलेटेड गलतियां, उससे रिलेटेड अच्छाइयां और सारी चीजें जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को बहुत डिटेल में। और जब भी डिस्कशन की बात आती है तो हमारे साथ कौन जुड़ता है? हमारे साथ जुड़ती है वृंदा जी। वृंदा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत ही बढ़िया। ठंड हो रही है भाई दिल्ली NCR में, और ठंड में ऐसी खतरनाक वीडियो बनानी पड़ रही है तो और भी ज्यादा जो है वो कपकपी सी छूट रही है। हाँ जी, राइट। सो जैसे कि आपने बोला कि हमारे डायरेक्ट स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं, पूरी आप अपनी जर्नी बताने वाले हो, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आपने कब स्टार्ट किया और क्यों आपने सोचा कि मेरे को डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है सबसे पहले? ओके।
मैं ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अभी हम एक मेगा शीट भी यहाँ पे शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डायरेक्ट स्टॉक्स दिखाएंगे, एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, XIRR कितना है, उसकी प्रोजेक्शंस देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरी डायरेक्ट स्टॉक की जर्नी बड़ी बड़ी फ़नी है, कैसे स्टार्ट हुई, राइट। माई फ्रेंड हर्ष गोलचा, राइट, एंड सैडली आई हैव टू से दैट ही इज़ नो मोर, राइट। एंड कोविड में जो है वो हम सबको छोड़ के चले गए। ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू डायरेक्ट स्टॉक्स, राइट। मारवाड़ी फैमिली, ओके, गोलचा नाम से सब लोग समझ गए होंगे। एंड मेरा स्कूल फ्रेंड था वो, राइट, स्कूल में भी थे, हम कॉलेज में भी साथ रहे थे, राइट। एंड तो उनके घर में डायरेक्ट स्टॉक्स का हमेशा बातचीत होती रहती थी, राइट। मुझे जब मैं हर्ष का नाम लेता हूँ तो मुझे डायरेक्ट स्टॉक्स से याद आते हैं। मुझे याद आता है उनके घर में एंट्री लेते ही एक बेड रखा होता था, और बेड पे जो है अंकल आराम से एक बढ़िया सा ऐसे तकिए लगा के बैठे होते थे, और स्टॉक्स का टिकर जो है वो सामने चल रहा होता था। हिज यंगर ब्रदर प्रसन्न गोलचा, उसे हम नानू बुलाते थे, वो भी बड़ा इंटरेस्ट से बताता, नीरज ये वाला स्टॉक ले ले, ये कर ले, वो कर ले, राइट। तो वहाँ से मेरे को पहली बार जो है वो पता चला भाई स्टॉक मार्केट के बारे में। ये बात होगी 2004, 5, 6, 7 वाला फेज़ में आपको ये बता रहा हूँ। तो 2003 में मैंने सरस्वती बाल मंदिर नेहरू नगर के अंदर एडमिशन लिया था। वहाँ पे मेरी हर्ष से मुलाकात हुई थी 2003 के बिल्कुल एंड में, क्योंकि पहले मेरे पास साइंस थी, मैं फेल हो गया, कॉमर्स में गया, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, राइट। वहाँ पे मेरी हर्ष से मुलाकात हुई जब मैं कॉमर्स में गया, 12th B मेरा सेक्शन हुआ करता था। उसने धीरे 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 करके उसने वो बातें बताई और मुझे चमकने लगा भाई ये तो कुछ बवाल चीज़ है भाई स्टॉक मार्केट तो, राइट। देन स्टॉक से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। एंड हाउ यंग यू वर? अब आप ये लगा लो मैं तब 11th क्लास में था, तो माइट बी 17 साल की एज होगी मेरी, राइट। 17-18 साल की एज होगी। मैं आपको बता दूं कि पैन कार्ड जो है वो बन जाता है आपका पहले ही। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे फादर भी कुछ ना कुछ स्टॉक्स में जो है वो करते रहते थे, हैं। तो उनका भी आइडिया था कि भाई कुछ तो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, स्टॉक मार्केट कुछ तो होती है। वो बिल्कुल, मैं ये बोल सकता हूँ बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊँ, मेरे फादर कोई बहुत बड़े चैंपियन नहीं थे स्टॉक मार्केट। वो बिल्कुल जो एक लेमैन गलतियाँ करता है वो ही करते थे, और आज भी वही कर रहे हैं, उनको मैं नहीं रोक पा रहा हूँ, राइट। सो इस तरह से डायरेक्ट स्टॉक्स के बारे में मुझे पता चला, एंड मैंने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया। मैंने कुछ IPOs में भी अप्लाई किया। DLF का एक IPO आया था, मैंने उसके अंदर अप्लाई किया था, राइट। एंड अच्छे गेंस मुझे मिले थे उस टाइम पे। जब मैंने फर्स्ट स्टॉक खरीदा था तो हमारे टाइम पे क्या होता था, पहले तो डीमैट अकाउंट खुलवाना एक फ़ाइट होता था, ठीक है। उसके बाद IPO में अप्लाई करना एक अलग फ़ाइट होती थी, पूरी बुकलेट आती थी, उसको साइन करते रहो, साइन करते रहो। एंड जब मैंने फर्स्ट स्टॉक खरीदा था तो मैंने अपने ब्रोकर को ना फ़ोन करना होता था। ब्रोकर को फ़ोन करो, वहाँ से प्राइस बताता था, 2 प्राइस बताता था, बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का प्राइस पूछोगे तो वो आपको बताएगा लेट अस से 2000 मतलब 2105 और 2106, ऐसे 2 प्राइस बताएगा। फिर आपको बताना पड़ता था इतनी क्वांटिटी करनी है, बाय करनी है, ठीक है, प्लस करना है, माइनस करना है, ये सब बताना पड़ता था। तो मैंने फ़ोन करके बोला कि इस कंपनी का एक शेयर ले लो, तो ब्रोकर भी हंसने लग गया कि भैया ये क्या हो रहा है भैया, एक शेयर खरीदो। शायद 200-300 रुपये का स्टॉक था वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ मुझे इस बात पे पकड़िएगा मत। शायद इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड थी वो कंपनी, या कौन सी कंपनी थी मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। शायद इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ही थी। अभी मुझे पता नहीं वो लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, क्या है, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस ये गोलचा भाई के कहने पे जो है वो भाई इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक शेयर खरीद लो, राइट। तो कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे। एंड तो ये 2007-8 तक ये जर्नी चली होगी। देन माई CA फाइनल्स की जो है वो प्रिपरेशन मेरी शुरू हो गई, और मैंने बिल्कुल स्टॉक मार्केट से अपने आप को डिटैच कर लिया। नो डायरेक्ट स्टॉक, नो IPO, कुछ पता ही नहीं था, बस CA फाइनल की प्रिपरेशन में लग गए। 8-9 के आसपास की बात होगी, राइट। एंड आई थिंक उसके बाद मैं 2016 तक कम्प्लीटली म्यूटेड रहा। इवन मेरा डीमैट अकाउंट था, उसमें कुछ स्टॉक्स पड़े होंगे पुराने, या कभी मैंने कुछ खरीदे होंगे। एक कंसोर्टियम ब्रोकर्स करके होता था, वो भाग बुक गया, उसका पता नहीं, कोई जो मेन ब्रोकर था वो चल रहा है। वो डीमैट अकाउंट आज भी है मेरा, बट वो डॉर्मेंट पड़ा हुआ है, उसको एक्टिवेट कराना है। आलस में जो है वो छूटा हुआ है। आई थिंक 3-4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट उसके अंदर होगी, बहुत पुरानी होगी, राइट। सो ये रही स्टॉक की जर्नी। 2016 तक मैं बिल्कुल म्यूटेड रहा। फिर कोई मैंने खास इक्विटी मार्केट्स में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी जो है वो नहीं किया। 2009 से आप बोल सकते हैं 2016 तक बिल्कुल एकदम जो है वो शांत था मैं, राइट। सो आपने बताया कि 2016 तक आपने कुछ नहीं किया, फिर 2009-10 से लेके 2016 तक आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे। बट फिर 2016 में अचानक से ऐसा क्या हुआ जो आपको लगा कि स्टॉक मार्केट में वापस आना चाहिए? पैसे कमा लिए भाई, राइट। तो फंड्स इकट्ठे हो गए। अब फंड्स इकट्ठे होते तो आप हमेशा इंसान सोचता है इन्हें कहाँ पार्क करें। रियल एस्टेट मुझे बहुत ज़्यादा समझ आता नहीं था, राइट। अभी भी नहीं आता है, ऑल्दो आई हैव इन्वेस्टेड। इवन मैं अपने रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट की जर्नी भी शेयर करूंगा इस मेगा सीरीज़ के अंदर, क्या प्रॉब्लम्स हुई, राइट। बट रियल एस्टेट मुझे बहुत ज़्यादा समझ आता नहीं था। एंड तब मुझे लगा कि अब इसे इन्वेस्ट करना है। ये समझ आ गया था कि क्योंकि
इनकम बढ़ी, इनकम के साथ टैक्स रेट बढ़ा तो एफडी के रिटर्न छोटे लगने लग गए, क्योंकि जब उसको आप मैक्सिमम मार्जिनल रेट में आप जब चले जाते हो तो आपको बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है, और बहुत सारा टैक्स देने का मतलब है कि आपका एफडी का रिटर्न इन्फ्लेशन को किसी तरीके से बीट नहीं कर सकता है, या इन्फ्लेशन के बराबर भी नहीं पहुंचेगा, वो हमेशा आपको आपकी मनी की वैल्यू जो है वो खत्म होती रहेगी। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, तो फिर से एकदम ऐसे ना जागा सा आया, अरे यार स्टॉक मार्केट्स, राइट। तो स्टॉक मार्केट्स के बारे में फिर से नई किताबें खरीदी, नए कोर्सेज किए, नए लोगों से मिले, जहाँ जो नॉलेज मिल रही थी वो गेन करने की कोशिश करी। इंडिविजुअल क्लासेस ली मैंने, लोगों को बुला के कि मुझे सिखाओ कि भाई क्या होती है स्टॉक मार्केट, हाउ इट वर्क्स। एंड यहाँ पे मैं एक बात बोल दूँ, देखो सीए होने के बावजूद भी मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि भाई सीए है तो भाई सब कुछ, इसको सारी नॉलेज है। एंड बाय सीए होते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने सीए फाइनल एग्जाम्स अपने क्लियर किए हुए हैं। राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड सीए विद माय नेम। सो नहीं होता यार, आपकी डिग्री ये गारंटी नहीं देती कि आप इन्वेस्टिंग में आप सक्सेसफुल होंगे, राइट। तो 2016 में बस यही था कि फंड्स आ गए, इनकम ज़्यादा बढ़ गई थी, फंड्स हमारे पास पड़े थे सरप्लस में, तो उन्हें इन्वेस्ट करना था, उन्हें पार्क करना था। वो एक ट्रिगर पॉइंट था कि मुझे सोचना पड़ा किसके बारे में, स्टॉक मार्केट्स के बारे में दोबारा से। राइट। सो आपने ये तो बता दिया कि 2016 में आपने अपनी जर्नी वापस स्टार्ट कर दी, बट अगर मतलब मैं आज का आपसे पूछना चाहूँ कि आज आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप थोड़ा सा वो बता पाओ। डेफिनेटली मैं आपको स्क्रीन जो है यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो यही वो मेगा सीरीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ अभी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अभी ये सारी चीज़ें जहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो डायरेक्ट स्टॉक्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ETF आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ETF के थ्रू मैं इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ETF के थ्रू मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ETF के थ्रू मैं सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ETF के थ्रू मैं US के इंडेक्सेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। देन आई हैव म्यूचुअल फंड्स, इसको शायद हम कैटेगरी को और ज़्यादा जो है बाइफरकेट करें कि म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट मतलब एक्टिव कौन से हैं, पैसिव कौन से हैं। आर्बिट्राज फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो मैं आपको अमाउंट बताऊंगा, सबका मैं आपको वैल्यू बताने वाला हूँ इन लैक्स, राइट। उसके बाद XIRR मुझे कितना मिल रहा है, 10 साल में 20 साल में क्या वैल्यू होने वाली है। देन रियल एस्टेट जो मेरा घर है, मैं उसकी भी वैल्यू आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा सबको, रियल एस्टेट में कितनी इन्वेस्टमेंट मैंने करी है। देन PPF, सुकन्या समृद्धि स्कीम और कैश पोजीशंस, ये सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यही मोटे मोटे तौर पे मेरे पोर्टफोलियो में ये है, डायरेक्ट स्टॉक्स, ETFs, एक्टिव म्यूचुअल फंड, पैसिव म्यूचुअल फंड, आर्बिट्राज फंड, रियल एस्टेट, PPF, सुकन्या समृद्धि स्कीम और कैश, राइट। गोल्ड का एक्सपोजर मोटे मोटे तौर पे मेरे पास ETF के थ्रू ही है, ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू है। वो जब गोल्ड वाला डिस्कशन होगा तब हम लोग डेफिनेटली उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो ये है अभी के लिए एज ऑफ नाउ, ये चीज़ें हैं जो आप मेरे साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट अपनी इस समय कर रहे हैं। सो 2016 में मतलब अभी आपने बता दिया 2025 में आपने क्या किया और कहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, बट हम वापस जाते हैं अब 2016 में। 2016 में आपने वापस इन्वेस्ट करना शुरू किया, सो कहाँ से शुरू किया और किस में मतलब इन्वेस्ट करना शुरू किया? म्यूचुअल फंड में, राइट। ओके, सो 2016 में एक तो अपनी SIP शुरू हुई, HDFC बैंक वालों को दिखा पैसा आ गया तो उनके भी मैनेजर साहब घर आके बैठ गए और उन्होंने जो है वो SIP शुरू करा दी। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, उन्होंने मुझे बताया नहीं डायरेक्ट होता है, रेगुलर होता है, कमीशन होती है, ये होता है, वो होता है, बट समहाउ थिंग्स स्टार्टेड, राइट। एंड आज मुझे उस फंड पे जिसमें मैंने SIP शुरू कर दी, इसमें से मैंने एक फंड बेच दिया है, माई मिस्टेक। एक फंड मैंने एज इट इज़ अपने पास बना के रखा है, चाहे उसमें मैंने SIP रोक दी, बट मैंने एज अ एक बैज की तरह उसको रखा हुआ है सीने से लगा के, उसमें 17% का XIRR है, राइट। यानी कि 2016 से लेके आज तक 17% का XIRR, वो अपने आप में कमाल की चीज़ है। ओके, नाउ तो एक तो मैंने यहाँ से शुरुआत करी है, SIP मेरी शुरू हो गई। दूसरा स्टॉक्स, डायरेक्ट स्टॉक्स के लिए जो प्यार होता है ना वो अलग ही होता है। तो टिप्स, माई मिस्टेक, मैं बहुत ऑनेस्टली और बहुत ओपनली इस बात को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई मैंने जो है वो मिस्टेक करी। और क्या मिस्टेक करी मैंने टिप्स पे इन्वेस्ट किया, राइट। मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग सही हो रही है ना, हाँ। तो मैंने टिप्स पे इन्वेस्ट किया। किसी ने बोल दिया ये वाला बैंक अगला HDFC बैंक बनने वाला है, वो कंपनी बड़ी अच्छी है, वो कंपनी, नैरेटिव्स, स्टोरीज, टिप्स, बातें, हवाबाजी, इन सब चीज़ों में मैंने इन्वेस्ट किया। ये मेरी गलतियाँ थी, राइट। और मैं इसको क्यों एक्सेप्ट कर रहा हूँ ओपनली, अगर आपसे कोई बोल रहा है कि उसने स्टॉक मार्केट में गलतियाँ नहीं करी, वो आपका बेवकूफ़ बना रहा है, राइट। ठीक है। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, अच्छी बात क्या हुई इन सब गलतियों में, बेस्ट पार्ट वाज आई वाज जस्ट स्टार्टिंग, अमाउंट वाज वेरी स्मॉल। वो अमाउंट ऐसा था जो खो के भी मुझे दर्द ना होता, राइट। तो मैंने ये गलतियाँ करी। सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि डायरेक्ट स्टॉक्स की तरफ गया मैं बताऊँगा क्यों। दूसरी की गलती
ईगो, मुझे लगता था मैं मार्केट को बीट कर सकता हूँ, मैं तो मार्केट को हरा सकता हूँ, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ म्यूचुअल फंड मैनेजर से, मैं मैं तो अपना ज़्यादा रिटर्न निकाल सकता हूँ, आई एम दी नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला, राइट। देन झुनझुनवाला साहब बनना था तो चलो बनते, लेकिन क्या हुआ, टिप्स पे, उन लोगों की टिप्स पे जिनका खुद का कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं है, उन लोगों की टिप्स पे जिनकी खुद की भाई लुटिया डूबी पड़ी है, राइट। बट वो जब आपको कोई स्टोरी सुना रहा होता है ना ऐसी, तो यू फील अरे यार सही कह रहा है यार, आपको मतलब आप बायस्ड हो जाते हो, ये शायद हमारा माइंड की वर्किंग ऐसी है, राइट। तो ये मेरी गलतियाँ रहीं, और अगेन मैं दोबारा रिपीट करूँगा, इसमें अच्छी बातें ये रही कि बहुत छोटे अमाउंट्स थे, बहुत छोटे अमाउंट्स थे, और ऐसा नहीं है कि सारी ही गलत स्टॉक्स थे, कुछ अच्छे स्टॉक्स भी हाथ लगे उस टाइम पे, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जस्ट एक बात बता रहा हूँ, और ये मैं बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और अपना डेटा आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास इन्फोसिस का एवरेज बाइंग प्राइस 460 रुपये है, 460 रुपीज़ है अभी। वो ठीक है, मतलब जो भी अभी IT सेक्टर में चल रहा है, बट ये भी सब चीज़ें उसी टाइम की बाई की हुई हैं, राइट। मेरे पास TCS भी बहुत पुराना ऐसे पड़ा हुआ, और कुछ और भी स्टॉक्स होंगे जो बहुत पुराने मेरे पास रखे हुए हैं। तो ये मेरी गलतियाँ थी कि मैंने डायरेक्ट स्टॉक किया, मैंने बिना लर्निंग के किया, टिप्स पे किया, राइट। एंड बस स्टोरीज को बाय किया, नैरेटिव्स को बाय किया, कभी भी उनका एनालिसिस नहीं किया अपने शुरुआती दौर के अंदर, राइट। आई थिंक एक चीज़ और जो मतलब पर्सनली, बिकॉज मेरे को आपकी पूरी जर्नी पता है ये वाली, सो मैंने खुद देखा है ये कि आपने कभी भी पैसा उधार लेके इन्वेस्ट नहीं किया, जो कि मेरे को लगता है कि इनिशियल फेज में बहुत लोग कर जाते हैं। एक में वो मतलब एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया, वो 500,000 रुपए का भी उन्हें प्रॉफिट दिखते हैं, उन्हें लगता है यार यहाँ तो हम कमा लेंगे, हम तो ज़्यादा रिटर्न निकालेंगे, हम लोन ले लेते हैं और पैसा लगा लेते हैं। तो वहाँ पे मेरे को बहुत सही लगा कि आपने वो नहीं करा कभी भी। हाँ, मतलब थैंक गॉड ये वाली गलती नहीं हुई, थैंक गॉड ट्रेडिंग नहीं करी, थैंक गॉड फ्यूचर ऑप्शन नहीं करे, राइट। तो गलतियाँ हुई, छोटे अमाउंट की हुई और बेसिक वाली हुई। एक बात मैं बता दूं कि ये जो होता है ना कि हम तो पैसा उधार लेके लगा देते हैं, आई थिंक ये किसी को नहीं करना चाहिए। और ये मेरे अंदर कहाँ से आया है, आई थिंक ये हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे आया है कि भाई लोन इज़ नॉट अ गुड थिंग, कंजर्वेटिज्म उन्हीं से आया है, राइट। तो वो तो मेरे माइंड में हमेशा से था कि लोन लेके तो कभी नहीं करना यार ये सब काम। और मैंने तभी इन्वेस्ट भी तभी करने के बारे में सोचा जब मेरे पास फंड्स आ गए थे। सो दैट्स मतलब फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई वाज कंप्लीटली सॉर्टेड, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद ना स्टॉक्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मैंने लेनी शुरू करी, मतलब स्टॉक मार्केट की अच्छी किताबों से, अच्छे लोगों से, राइट। इंडेक्स फंड के बारे में पता चला एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में पता चला। दैट वाज अमेजिंग एक्चुअली। सो आपने बोला वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में पता चला, व्हाट इज दिस वैल्यू इन्वेस्टिंग? सो इन्वेस्टिंग की डिफरेंट अप्रोचेस हैं। मैं इसको ना ऑनेस्टली मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखनी है तो अगेन मैं बार बार बोलता हूँ, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो गुरुदेव है ना वो ये हैं। ये बुक पढ़िए प्लीज़, राइट, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वो बुक जो वृंदा के फ्रेम में आपको नज़र आती है वो बुक भी पढ़िए, मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। और साथ साथ में आप लोगों को और बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझनी पड़ेंगी कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है। एंड मतलब इतना आसान नहीं है, इसको मैं ओवर सिंप्लीफाई करके अगर बताना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, वी फाइंड अ कंपनी जिसके अंदर 4 M प्रेजेंट होते हैं, राइट। अभी 4 M कौन से होते हैं? नंबर 1 मीनिंग ऑफ बिजनेस, उसका बिजनेस बहुत सिंपल, बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छी होनी चाहिए, राइट। नंबर 2 इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बहुत ऑनेस्ट होनी चाहिए, मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैनेजमेंट जो कहती है वो करे, मैनेजमेंट ढंग से कैपिटल एलोकेशन करे, मैनेजमेंट बिजनेस को बहुत ऑनेस्टली रन करे, अपने फ़ायदे के लिए लोगों को परेशान ना करे, शेयर होल्डर्स को परेशान ना करे। नंबर 3 इज़ मोट, MOAT, जिसे हम MBA की भाषा में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बुलाते हैं। कंपनी के पास एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए, यानी कि उसके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो कोई और कंपनी आसानी से कॉपी ना कर पाए, जो और कंपनी आसानी से रेप्लिकेट ना कर पाए, राइट। अगेन इस पे बहुत डिटेल डिस्कशन की जा सकती है, मैं ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ। एंड लास्ट जो मुझे ना अभी लेटर ईयर्स में समझ आया वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बहुत सिंपल सा मतलब है कि आप वो कंपनीज बाय करें जो कंपनीज आपको अभी अपनी करंट वैल्यू से, जो उनकी वैल्यू होनी चाहिए, उससे कम पे मिल रही हैं। फॉर सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए एक कंपनी है जो भी स्टॉक मार्केट में 1,000 रुपये की दिख रही है और आपको दिखता है कि भाई उसकी एक्चुअल वैल्यू एज पर दी एसेट्स, लाइबिलिटीज, फंडामेंटल एटसेट्रा वो नीचे 600, यानी वो भी 400 रुपये महंगी चल रही है, राइट। आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो अभी 1,000 की चल रही हो स्टॉक मार्केट में, लेकिन एक्चुअली उसकी वैल्यू 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 हो। जब मैं बोलता हूँ लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हमेशा हो रहा होता है स्टॉक मार्केट में, हमेशा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम
देयर आर कंपनीज जो अपनी रियल वैल्यू से, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू बुलाते हैं, उससे कम वैल्यू पे चल रही होती है. सो ये फ्रेमवर्क ना मुझे बहुत अच्छा लगा. अगेन कंजर्वेटिज्म के जो सीड्स थे उनको पानी मिलने लग गया वैल्यू इन्वेस्टिंग की बातों से, राइट. तो वो मुझे बहुत बहुत चीज़ें समझ आने लगी. एंड देन वॉरेन बफे, चार्ली मंगर, पराग पारेख, इन सब की किताबों से, इन सब के थॉट प्रोसेस से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, राइट. एंड जब मैं पढ़ने लगा तो धीरे धीरे ये चीज़ें मेरे माइंड में बैठने लग गई, क्योंकि यू नो दिस इज़ दी राइट वे, दिस इज़ दी राइट वे. सो ये मेरा भी फ्रेमवर्क बनता गया. वो टिप्स विप्स वाली बातें छोड़ के मैं धीरे धीरे इन चीज़ों पे आने लग गया कि मुझे कंपनी के फंडामेंटल समझने हैं, मुझे कंपनी की मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़रूर देखना है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत लेटर ऑन मुझे समझ में आया. बीच में ऐसा लगता था जिस स्टॉक पे हाथ लगा दिए वही बढ़ जाएगा जी, वैल्यूएशन कुछ नहीं होता है, ओवर पे कर दो कोई बात नहीं, चलेगी कंपनी. फिर देखने लग गया कि भाई ओवर पे करने के बाद 3 साल तक जीरो रिटर्न है, म्यूटेड रिटर्न है. ग्रेटेस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर, गोट कंपनीज के अंदर जो है आपको म्यूटेड नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं लंबे लंबे समय तक. तो वहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बहुत बड़ा जो है वो रोल दिखाई देने लग गया. सो दिस इज हाउ फ्रॉम बाइंग ऑन टिप्स टू लर्निंग फ्रॉम द लेजेंड्स एंड देन अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स कि भाई अब मेरे को स्टॉक अगर सेलेक्ट करना है तो मैं ऐसे ही सेलेक्ट करूंगा, और अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू सेलेक्ट एनी स्टॉक. ये जो है वो मेरी जर्नी धीरे धीरे मैच्योर होने लग गई थी. राइट. सो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, बट अब मैं जानना चाहूँगी कि अब आपके स्टॉक्स की क्या करंट वैल्यू चल रही है और कितनी चीज़ें हैं आपके पास स्टॉक्स में. डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे ले आता हूँ शीट पे, ठीक है. और मैं आपको आई होप शीट विजिबल है सबको. मैं आपको यहाँ पे ना दिखाने की कोशिश करता हूँ. एक सिंपल सी शीट मैंने बनाई है. तो डायरेक्ट स्टॉक्स मैंने सबसे ऊपर रखा है, राइट. एंड अगर मैं आपको इसकी वैल्यू दिखाऊँ आज की डेट में, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 326 लाख्स है, राइट. अगर इसको देख पा रहे हैं 326 लाख्स हैं, यानी कि यू कैन से 3.26 करोड़ के आसपास मेरी इन्वेस्टमेंट है डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर. मैंने XIRR निकालने की कोशिश करी है पोर्टफोलियो लेवल पे डिफरेंट तरीकों से, तो लगभग 14.5 के आसपास आ रहा है. जिसको विश्वास करना करे, जिसको नहीं करना है वो ना करे. वैसे कोई रॉकेट साइंस XIRR नहीं है. मैं 34% क्लेम कर रहा होता तो आप डाउट करते. लगभग 14% के आसपास आ रहा है. आई हैव स्टॉक्स जो 500% ऊपर हैं, आई हैव स्टॉक्स जो 100% ही ऊपर हैं, जो 20% ही ऊपर हैं, जो लेटेस्ट परचेज मैंने करे होंगे. और डेफिनेटली कुछ स्टॉक्स मेरे नेगेटिव में भी हैं, जो बहुत पुराने खरीद रखे हैं वो भी नेगेटिव में भी हैं, राइट. मैंने कुछ एक और कैलकुलेशन रन करने की कोशिश करी कि 10 साल बाद इस पोर्टफोलियो को अगर मैं ऐसा ही छोड़ दूं और यही XIRR में अगर अर्न करता रहूं तो मैं क्या अर्न कर सकता हूं इसके ऊपर. मैंने वो भी करने की कोशिश करी. तो अगर 14.5% के आसपास का मैं XIRR लगाता हूं तो लगभग 13.77 करोड़ के आसपास की वैल्यू निकलेगी. एंड 20 साल बाद ये वैल्यू 58.22 करोड़ की हो जाएगी अगर मैं इसी रेट से जो है वो अर्न करता रहूँ. कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे. इससे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछें. मेरा मैक्सिमम ये जो अमाउंट है लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर है, राइट. एंड दैट्स वाई आप देख रहे हो XIRR को एकदम ऐसे छप्पर फाड़ के नहीं आ रहा है, राइट. हाईएस्ट XIRR मैंने देखने की कोशिश करी. सो वन ऑफ माई स्टॉक इज गिविंग मी अराउंड 34% का XIRR, राइट. उसके साथ क्या इशू है वो मैं आपको बताऊंगा. बट पॉइंट इज कि ये है जो ओवरऑल मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, राइट. ये एज ऑन डेट जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं आपको डेट बता देता हूँ. दिस इज 4 जनवरी 2026, ओके. जिस दिन हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये उस दिन का एज ऑन डेट जो है वो वैल्यू है, राइट. यानी कि आज संडे है, कल सैटरडे था, तो फ्राइडे को जो मार्केट में हुआ उसके बाद की जो है वो वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर, राइट. सो जो आपका सवाल था कि अभी क्या है स्टॉक्स के अंदर, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, राइट. सो आपने करंट वैल्यू बता दी, सारी चीज़ें बता दी हैं. अब मैं जानना चाहूँगी कि अब का क्या स्टेटस है आपका, कि अब आप क्या कर रहे हो स्टॉक्स के साथ, क्या अभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो. ओके. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं अपना पूरा थॉट प्रोसेस सामने रख जाऊँगा जो रिसेंटली जो है वो थॉट प्रोसेस मेरा डेवलप हुआ है. सो 2022 एंड या 2022 मिड से लगा लो 2023 आते आते मैंने डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया, ज़ीरो कर दिया. ऐसा क्यों? मैं बताऊँगा आपको. एंड आई शिफ्टेड माई फ्रेश इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इवन मैं आपको बता दूं कि इसमें काफ़ी चीज़ें मैं लिक्विडेट भी कर चुका हूँ. वो सब जो पैसा मेरे पास आया वो मैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगाने लग गया, राइट. क्यों, कब, कैसे, कहाँ, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा. बट ये आपको बहुत कंस्ट्रक्टिवली सुनना पड़ेगा. A, पर्सनल फाइनेंस से मेरा है. B, अगर मुझसे मेरे घर में आके भी कोई पूछे तो मैं यही सलाह दूंगा, राइट. तो आप ना प्लीज़ अपनी ईगो को साइड में रख के ये सुने तो आपको मज़ा आएगा, तो आप लोग कुछ सीख पाएंगे, तो आप लोग कुछ समझ पाएंगे. सो मुझे ये बातें समझ आने लगी कि स्टॉक्स को बाय करना डिफ़िकल्ट है, स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बनाना और उसमें सस्टेनेबली रिटर्न्स जनरेट करते रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. नरेंद्र साहब को मैंने एक जगह पे फेस टू फेस सुना,
तो 2-3 स्टेज हैं स्टॉक बाय करने की, वो जब समझा रहे थे. वन इज बाइंग. तो बाइंग में ही आपको पहले वो 4Ms लगा के यूनिवर्स ऑफ 2000-3000 स्टॉक्स में से आपको एक हीरा ढूंढ के लाना पड़ेगा, और आपको ऐसे 30 हीरे ढूंढने, 20 से 30 हीरे ढूंढने, आपको पोर्टफोलियो बनाना है. यू कैन नॉट इन्वेस्ट योर एंटायर कैपिटल इन वन स्टॉक, राइट. आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है. तो वो अपने आप में एक जाइनॉर्मस एक्सरसाइज है कि आपको भूसे में से एक हीरा ढूंढना है, राइट. और आपको ऐसे 30 हीरे ढूंढने हैं, राइट. तो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट. ए. सो नंबर 1, बाइंग इज़ वेरी डिफिकल्ट. एक रिटेल इन्वेस्टर जो अपने ऑक्यूपेशन में ऑक्यूपाइड है, उसका वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो यार एक लेमैन है, राइट. वो एक कंटेंट क्रिएटर है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि वो अच्छा स्टॉक जो है ढूंढ पाए. अब आता है नेक्स्ट स्टेप. ढूंढने के बाद मेरे को छींक आने वाली है, आ रही है नहीं आ रही मुझे समझ नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं. तो डायरेक्ट स्टॉक आपने सबसे पहले तो बाइंग इज एन इशू. बाइंग करने के बाद द सेकेंड इशू इज द बिगेस्ट इशू, स्केलिंग अप. आप उसमें कितना, आप ना शुरू में जब आप किसी को स्टॉक बाय करते हो, आप ऐसे बाय नहीं करते 2 करोड़ रुपए लगा दे. यू बाय 10,000 रुपये लगा दे भाई, 20,000 रुपये लगा दे, और फिर वो स्टॉक अगर ऊपर बढ़ना शुरू हो गया, आप उसमें और पैसे नहीं लगाते हो. Right. आपका माइंड बायस्ड रहता है कि यार मैंने तो ना 100 रुपये पे खरीदा, अब तो 120 आ गया, अब नहीं लगाऊंगा. आप फंस जाते हो, राइट. एंड कहने के लिए मैं ना बहुत बड़ा हीरो बन के दिखा सकता हूँ, देखो जी मैंने ये स्टॉक खरीदा, इतना परसेंट बढ़ गया. ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ एजुकेट कर पाएँ, और उसका सबसे बड़ी एजुकेशन यही है कि हमारी ईगो, हमारा माइंड हमारे अगेंस्ट काम कर रहा होता है स्टॉक मार्केट में. सो स्केलिंग इज एन इशू. Then third, the most difficult task, people don't understand that buying से ज़्यादा difficult है selling. आप एक स्टॉक के साथ अटैच हो जाते हो, राइट. आपको पता ही नहीं, अब मेरे पास एक स्टॉक है, वो 500% अप है, 600% अप है, क्या करूँ मैं उसका? बेच दूँ? बेच के फिर क्या करना पड़ेगा? फिर से हीरा ढूंढने जाना पड़ेगा, नहीं तो वो पैसा मेरे पास बेकार पड़ा रहेगा, राइट. वो एक डिफिकल्ट टास्क है. बेचने से होगा क्या? टैक्स आएगा, टैक्स की एक प्रॉब्लम आने वाली है, राइट. एंड ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व रहेगी. सो नंबर 1 इज आपको टैक्स देना पड़ेगा. नंबर 2 इज आपको नया स्टॉक ढूंढना पड़ेगा. नंबर 3 इज आप स्टॉक से अटैच्ड हो, साइकोलॉजिकली आप उससे जुड़े हुए हो, आप नहीं बेच पाते हो. एंड आई थिंक एक चीज़ और होती है कि वो जब आप बेच भी देते हो ना, आपने बेच दिया और अगले दिन बढ़ गया, तो अब वो रिग्रेट में बैठ जाते हो क्यों बेच दिया. और मैं आपको बता रहा हूँ, इवन एक और भी एक रिवर्स प्रॉब्लम भी है कि अगर स्टॉक गिर रहा है तो हम उसमें और इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, बाय द डिप विदाउट थिंकिंग अबाउट फंडामेंटल्स. हम बाय द डिप करते हैं. इट्स लाइक कहते हैं ना, कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, राइट. तो वो बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. सेलिंग बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. और मुझे एक बात और रियलाइज़ हुई, ये सब चीज़ें ठीक है, चलो बाइंग, स्केलिंग, देन सेलिंग, ये तो चीज़ें डिफिकल्ट हैं ही. इसके साथ एक और प्रॉब्लम है फॉर पीपल लाइक मी. अगर आपका स्टॉक, अब जैसे पिछले साल शायद मुझे 6-7 लाख रुपए का डिविडेंड आया होगा, एग्जैक्ट अमाउंट में देख के बताऊंगा, डिविडेंड का भी अमाउंट मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ठीक है, राइट. क्योंकि स्टॉक्स का पोर्टफोलियो मेरे पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा डिविडेंड दे, जैसे ITC है, तो उनकी वजह से काफ़ी डिविडेंड जो है वो बढ़ गया. इवन HDFC ने भी अच्छे डिविडेंड दिए, इस साल दिए हैं मेरे ख्याल से. सो पॉइंट ये है कि आपको स्टॉक में जब डिविडेंड मिलते हैं आप तब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो. क्यों? क्योंकि अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जिस पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगता है, हाई रेट ऑफ टैक्स लगता है, तो फिर आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा. वहाँ पे भी आपकी कंपाउंडिंग रुक रही है, फिर वो पैसा आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है. सो ये सारी चीज़ें जो है ना, इतनी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व हो जाती है कि आप एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन के साथ इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो. ये बात मुझे समझ आने लग गई, राइट. ये बातें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप अगर हीरो बनना चाहते हो, आप एक पार्टी में गए हो, वहाँ पे भाई साहब रेड वाइन का हाथ में ग्लास लेके किसी को आई परचेज दैट स्टॉक, बाय दैट स्टॉक, आप ऐसी बातें करना चाहते हो तो शायद आपको ये सूट करे, राइट. लेकिन वही ना, किसी के ऑप्टिक प्लेजर के लिए या किसी के ऑडियो प्लेजर के लिए हम अपना पोर्टफोलियो बिगाड़ें, वो मुझे समझ नहीं आता है. सो आई डिसाइडेड कि आई विल स्टेप बैक, आई विल इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड की क्या एडवांटेजेस हैं वो भी मैं आपको बता सकता हूँ. नंबर 1, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए स्टॉक में, आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए. आपको मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक सब समझ आना चाहिए. आपको इंडिया की इकॉनमी में क्या चल रहा है, उस इंडस्ट्री की इकॉनमी में क्या चल रहा है, फिर उस कंपनी की इकॉनमी में क्या चल रहा है, ये आपको समझ आना चाहिए. यू नीड लॉट ऑफ रिसोर्सेज, राइट. स्टडी करने के लिए आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हों. आजकल ये सारी चीज़ें, कुछ सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, आपके पास स्टाफ हो ये सब चीज़ें करने के लिए. बिलीव मी, वो भी मेरे बस की तो नहीं था. क्यों? आई एम इनटू फुल टाइम ऑक्यूपेशन, आई एम अ टीचर, आई टीच
CA स्टूडेंट्स, आई टीच अबाउट पर्सनल फाइनेंस, तो मैं तो उसमें बिजी था, राइट. सो याद रखिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो कि स्टॉक मार्केट क्या है, बिजनेस ओनरशिप क्या होती है, राइट. लेकिन आपको एक्सपर्टीज हो, ये आपके लिए बस की नहीं है. अब आप ये सोचिए, आप एक डॉक्टर हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक डॉक्टर का एग्जांपल लेता हूँ. अब एक डॉक्टर है यार, वो अपने फील्ड का बेस्ट डॉक्टर हो सकता है, बेस्ट कार्डियक सर्जन हो सकता है, बट क्या वो बेस्ट स्टॉक पिकर भी हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, राइट. वो उतना टाइम ही नहीं उतना है टाइम ही अच्छे नहीं से है. करने का। यस, टाइम नहीं है. और मैं कहता हूँ कि किसी पास टाइम भी है, लेकिन स्ट्रेस तो है ना फिर उसका. अब वो आपके ऊपर है कि आप वो स्ट्रेस लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो. तो दैट बिकम्स अ चैलेंज. म्यूचुअल फंड की खास बात क्या है? व्हेन यू बाय अ यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड, यू आर नॉट बाइंग अ स्टॉक, यू आर बाइंग अ पोर्टफोलियो. राइट, तो 25-30 जो हीरे ढूंढने थे, अब आपको मिले आए हैं वो 25-30 हीरे. किसी और ने कर रखा है वो काम Yes. आपके लिए। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट बात पता है, म्यूचुअल फंड आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का मौका देते हैं और आपको स्केलिंग का मौका देते हैं. आप हर महीने एक अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, ईजी है रिटेल पर्सन के लिए. शायद वो 1 साल में बहुत बड़ा ना दिखे, 7 साल में आप स्केल अप कर जाते हो, 7 साल में आपके यूनिट्स इकट्ठे हो जाते हैं. और मैं लिटरली मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, गुस्से में बोल रहा हूँ, उन बेवकूफ़ों को मैं ये बोलना चाहता हूँ जो 7 साल के बाद सोच रहे होते हैं ना कि यार मेरा तो रिटर्न नहीं बना. अरे भाई, आपने SIP करी है, आपने SIP करी, SIP का रिटर्न 7-8 साल बाद बनना शुरू होता है. तब तक आप स्केलिंग कर रहे होते हैं, तब तक आप अमाउंट इन्वेस्ट करके कॉर्पस इकट्ठा कर रहे होते हैं. राइट, आप 7 साल के बाद देख रहे होते हैं, अरे मेरे तो कोई रिटर्न नहीं बना. प्लीज़ वेट, प्लीज़, फॉर गॉड सेक प्लीज़ वेट. सो आप डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करते हैं, आप स्केल बहुत अच्छे से कर पाते हैं, राइट. और साथ साथ में मुझे लगता है म्यूचुअल फंड आपको, मेरे जैसे लोगों को टैक्स एफिशिएंसी देता है. 3 मेन बेनिफिट देता है, मैंने कई बार वो बेनिफिट चिल्ला के बोले हैं. बेनिफिट नंबर 1, सबसे पहला, कि आपको टैक्स ही नहीं देना है जब तक आप अपने यूनिट्स नहीं बेचते हो. म्यूचुअल फंड हाउसेस जो मर्जी खरीदते बेचते रहे, बल्ले बल्ले, आपको टेंशन नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि भाई फंड लेवल पे कोई टैक्स ही नहीं है. वो इंडिविजुअल लेवल पे जब आप यूनिट्स बेचोगे तब टैक्स लगेगा. लेकिन इन कंपैरिजन टू स्टॉक, जब आप स्टॉक बेचते हो आपको टैक्स देना पड़ेगा, रिमेनिंग पोर्शन ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट. नंबर 2, डिविडेंड भी री इन्वेस्ट हो रहा है आपका, एग्जैक्टली, जो आप इंडिविजुअल स्टॉक के केस में आप नहीं कर पा रहे हो. नंबर 3, आपकी डिविडेंड की इनकम कैपिटल गेन नेचर में बदल रही है, क्योंकि जब आपको डिविडेंड होता है वो आपके स्लैब रेट पे टैक्सेबल होता है, कैपिटल गेन आपके 12.5 लॉन्ग टर्म में ज्यूम कर रहा हूँ उस पर टैक्सेबल होते हैं. सो ये टैक्स एफिशिएंसी बहुत ज़बरदस्त मुझे लगती है. अनइंटरप्टेड कंपाउंडिंग कर सकते हो आप. एंड द बेस्ट पार्ट, द बेस्टेस्ट पार्ट, जिसके लिए हम सब अपना जीवन जी रहे हैं, वो ये है कि भाई स्ट्रेस कम होता है. एग्जैक्टली. सो रिटर्न्स की बात ऐसी है कि जो मेरा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, अभी हम जब इस शीट पे आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड में मैंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, उसके भी मैं आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा. जो मेरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ना, उस पर जो रिटर्न निकल रहा है आज की डेट में, वो लगभग 17% के आसपास आ रहा है. सो व्हाट इज़ द पॉइंट? एंड प्लस आपने मेहनत कितनी कम करी है यहाँ पे, 14 Yes. 14.5% निकालने के लिए कितनी चीज़ें आपने Yes. करी होंगी, कितना टाइम स्पेंड किया होगा, चाहे आपने मतलब बाय करने के लिए टाइम इन्वेस्ट किया होगा, बट वो किया होगा, 4 बार डीमैट अकाउंट खोल के आपने वो काम किया है. एग्जैक्टली. एंड मैं आपको एक बात और बता दूं कि ईगो को साइड में रखो इन्वेस्टिंग करते समय. सबसे बड़ा प्रिंसिपल है. आप ईगो को बीच में लाओगे, आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जाओगे, आप ट्रेडिंग में जाओगे, आप जल्दी रिटर्न कमाने की कोशिश करोगे, आप ज़्यादा लूज करोगे. राइट. सो ये इस थॉट प्रोसेस के चलते मैंने अपनी सारी जो डायरेक्ट स्टॉक वाली इन्वेस्टमेंट थी, ग्रेजुअली वो अभी जो है 3 करोड़ के आसपास रखी हुई है. इसके अलावा जो थी मैंने सब लिक्विडेट करी है. एंड मैं आ गया हूँ अब म्यूचुअल फंड्स के अंदर. एंड नियर फ्यूचर में मुझे यही लग रहा है कि आई विल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स ओनली एंड ओनली म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज ऑफ द स्टेटेड बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताया. लोग बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो. यार मुझे समझ नहीं आती लोगों को, ये सोशल मीडिया पे रेज बेट करने के लिए बहुत अच्छा है कि म्यूचुअल फंड वालों को ना ऐसे ट्रैश कर दोगे, एक्सपेंस रेशियो, ये वो फलाना ढिमाका, पागल हैं, फंड मैनेजर आपको चोरी कर रहा है आपसे, AMC, ये सब गलत बातें हैं. चेतन भगत जैसे लर्नेड लोग, आई थिंक कुशल के पॉडकास्ट पे आए थे, चेतन भगत जैसे लर्नेड लोग जो हैं वो ये बातें बोल के जाते हैं. यार पता नहीं भाई क्या माइंडसेट है, क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या गलत एक्सपीरियंस रहे हैं. ऑनेस्टली अगर आप मुझे बताओ, चेतन भगत जी से सवाल है मेरा, चेतन जी आप किताबें लिख रहे हैं, आप रॉयल्टी ले रहे हैं ना, क्यों ले रहे हैं? मत लो, फ्री में दे दो ना अपनी किताबें. ऐसी AMC आपको सर्विस दे रही है, आपसे वो एक्सपेंस ले रही है, राइट. तो क्या प्रॉब्लम है? मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं फीस ले रहा हूँ. आप डॉक्टर हो, आप इलाज कर रहे हो, आप फीस ले रहे हो. आप इंजीनियर हो, आप जॉब कर रहे हो, आप सैलरी ले रहे हो. लेकिन AMC वाले आपसे क्यों पैसे ले रहे हैं? ये क्वेश्चन मुझे आज तक क्लियर नहीं हुआ कि भाई वाई हम ये माइंडसेट ही क्यों रख रहे हैं कि वो क्यों कमा रहा है.
यार वो आपको कमा के दे रहा है ना, आपको जो रिटर्न्स दिखाए जाते हैं ना वो पोस्ट एक्सपेंस रेशियो दिखाए जाते हैं, बिकॉज एक्सपेंस रेशियो एनएवी से एडजस्ट होता है। राइट। लेकिन ये बात लोगों के समझ में नहीं आ रही है, और लोग बस ये सोचते हैं हाय, उनको ना ट्रिगर कर देता है कोई ना कोई आके, कभी कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ट्रिगर कर देगा, कभी चेतन भगत जैसी पर्सनालिटी ट्रिगर कर देंगी, और उस ट्रिगर के चक्कर में ये लोग अपना जो रिटर्न बनना था वो भी खो बैठते हैं। राइट। एक डायरेक्ट स्टॉक वाला जो 9% कमा रहा होगा वो म्यूचुअल फंड के 17% वाले को बोल रहा है मैं डायरेक्ट स्टॉक में करता हूँ, तू तो एएमसी को जो है वो एक्सपेंस रेशियो, अबे एएमसी को एक्सपेंस रेशियो देता है तो 17% भी तो कमा रहा है, Exactly. 16%, 15%, 14% भी तो कमा रहा है। ये बात ये सोचते नहीं। प्लस टाइम कितना बच रहा है। एग्जैक्टली, इंजॉय कितना कर रहे हो अपनी लाइफ को, राइट। सो किसी के ऑप्टिकल प्लेजर के लिए, किसी के ऑडियो प्लेजर के लिए प्लीज अपना नुकसान ना कराएं, एंड ऐसे लोगों से दूर रहें। आप जो भी आपसे बोले ना कि आप एएमसी को एक्सपेंस रेशियो क्यों देते हो, मैनेजर को आपसे पैसे क्यों ले रहा है, आप उससे बोलो भाई तू भी जो काम करता है फ्री में कर, फ्री में कर। आप, आपके पिताजी आपके घर में जो भी कोई काम कर रहा है वो फ्री में करे, तो भाई एएमसी वाले भी फ्री करवा देंगे। और बताओ, अभी आपके लिए कमेंट आएगा इस पे। हाँ, अरे एक्सपेंस रेशो आपको क्या फर्क पड़ना है, पैसे हैं, एक्सपेंस रेशो जा भी रहे तो क्या। आई थिंक जहाँ पे भी हमने ये बात करी है ना एक्सपेंस रेशो वाली, हर बारी एक ना एक कमेंट पक्का आया है हमें कि आपको क्या फर्क पड़ना है। भाई जितना मुझे फ़र्क पड़ रहा है उतना आपको फ़र्क पड़ रहा है, बिलीव मी, Right. परसेंटेज में है, राइट। तो अगर मान लो फॉर द सेक ऑफ इट मैं 35 करोड़ पे बैठा हूँ, उस पर 1% है, तो मेरे तो बहुत ज़्यादा जा रहा है भाई एक्सपेंस, 35 लाख रुपए साल के जा रहे हैं, मोटे मोटे मैंने बताया, Right. राइट। लेकिन मैं उससे कमा कितना रहा हूँ अभी तो देखो, एग्जैक्टली। राइट। और यार इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं, कमेंट से याद आया, अभी कोई आएगा कि मेरी म्यूचुअल फंड वालों से सेटिंग है, भाई मेरी कोई सेटिंग नहीं है म्यूचुअल फंड वालों से, बिलीव मी, मेरी कोई सेटिंग, मैं क्यों करूंगा किसी के साथ सेटिंग, कोई भी, तो मेरी कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है, राइट। एंड प्लीज़ ये सब बातें करना छोड़ दीजिए, ना आपको शोभा देता है ना हमें शोभा देता है। इस बात की वजह से कि एक्सपेंस रेशियो होता है वो कमाते हैं हमसे, इस बात की वजह से अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो मैं कह रहा हूँ फिर आपके साथ भी कोई बिजनेस क्यों करे। एग्जैक्टली, मतलब उन्हें भी तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है ना। Yes. उन्होंने भी तो एम्प्लॉयज रखे होंगे, उनको सैलरी नहीं जानी, उनके ऑफिस के खर्चे नहीं है। मैं कह रहा हूँ उन्होंने प्रॉफिट How नहीं they कमाना, क्या कमाना है, एवरी वन इज वर्किंग फॉर Right. मॉनेटरली बेनिफिट, और कोई एक्सेप्ट भी दिस फैक्ट। फंड हाउस एक पर्सन पे नहीं चल रहा ना, दे हैव अ कंप्लीट टीम। Yes, तो yes. सबकी सैलरीज जानी है, वो इतना बड़ा एक्सपेंस यस है। यस यस। सो पॉइंट यही है कि भाई इन कारणों के चलते मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट, राइट। एंड आई एम गोइंग थ्रू द म्यूचुअल फंड एंड ETF रूट आज की डेट में, एंड रूट और राउट एज द केस में भी, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री। जो फंड्स आते हैं आर्बिट्राज में पार्क करता हूँ, STP के थ्रू कर देता हूँ, कई बार मैंने आपको बताया है। एंड आने वाले समय में इस शीट पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे और पूरा पोर्टफोलियो वैल्यू जो है वो निकाल के आपको दिखाएंगे कि क्या आज की डेट में जो है मेरा पोर्टफोलियो चल रहा है। आज के लिए इतनी ही बातें। आई थिंक हाँ, बिफोर प्लीज, वी हाँ, एंड, प्लीज, सो प्लीज, सॉरी, प्लीज, हाँ। आपने एक चीज बीच में बोली थी कि आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, कोर्सेज देखे, बुक्स पढ़ी, तो कौन कौन सी बुक्स आप रिकमेंड करना चाहोगे? मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि हम अपने ऑडियंस के लिए बुक ज़रूर बता के जाएं। सो गाइज, सबसे पहले आप ये सोच लो कि भाई इन्वेस्टिंग इज़ नॉट अबाउट फाइनेंशियल नंबर्स, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, साइकोलॉजी, बिहेवियर। आप कमा रहे हो, आपका बिहेवियर क्या है आपके पैसों को लेके बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट। तो इसलिए द ट्रायोलॉजी बाय मॉर्गन हाउसल, लोग उसको बहुत लेफ्ट राइट एंड सेंटर बैश कर रहे हैं उनकी नई बुक को, मैं कहता हूँ आप पढ़ो। साइकोलॉजी ऑफ मनी, सेम एज एवर, एंड अपना, और मेरा मॉर्गन हाउसल से भाई कोई रिश्ता नहीं है, मेरे तो मेल का रिप्लाई भी नहीं करता वो भाई, ठीक है, सेम एज एवर, एंड अपना भी द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। इन तीनों को आप पढ़िए। उसके बाद आप मोनिका हलन जी की किताबें पढ़ सकते हैं, शी इज़ वेरी गुड एज फार एज इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज कंसर्न। एंड प्लीज़ अगर मोनिका जी तक अगर आप ये मेरा वीडियो पहुंचाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, राइट। तो मोनिका जी की आप किताबें पढ़ सकते हैं, लेट्स टॉक मनी, लेट्स टॉक म्यूचुअल फंड, या पढ़ सकते हैं। नाउ अबाउट कोर्सेज, आप डेफिनेटली हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं learn.club पे, वहाँ पे HNY26 आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, बहुत डिटेल में। अभी हम एक लाइव सेशन भी करने वाले हैं, शायद कल ही हमारा लाइव सेशन स्केड्यूल्ड है, और ऐसे ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम साल में एटलीस्ट 26 लाइव सेशन करेंगे, उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। पहले हमारी जो लाइव लेक्चर्स रिकॉर्डेड है वो तो आपको एक्सेस मिलेगा ही, उसके बाद हम 26 लाइव सेशन और करने वाले हैं, जिसमें हम डाउट्स भी लेंगे और नए कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों को समझाते रहेंगे। और यार ये आपके लिए ना बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी ऑफ मनी 200-300 रुपये की बुक आ जाएगी। मोनिका हलन जी की किताबें अगर आप पढ़ेंगे वो भी मेरे ख्याल से 200-300-400 रुपये में आ जाएंगी। हमारे कोर्सेज जो हैं वो भी आपको पता है 2000 रुपये का कोर्स था, उस पर भाई 26% ऑफ मिलके आई थिंक 1400 ऐसा कुछ ऐसा आपको जो है वो पड़ जाएगा। सो
प्लीज़ थोड़ा सा पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, स्किल अपना बढ़ाइए और बेसिक स्किल लीजिए, राइट, और उसके बाद आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। यही मेरे हिसाब से जो है थॉट प्रोसेस सबका होना चाहिए। राइट। ओके गाइस, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बिफोर वी एंड दिस वीडियो, एक बार फिर से आई थैंक ग्रो फॉर इंक्लूडिंग अस इन देयर नेटवर्क, एंड बिकॉज ऑफ ग्रो इट इज पॉसिबल कि हम लोग आपके पास नॉलेजेबल वैल्यूएबल कंटेंट पहुंचा पा रहे हैं। ऑल द बेस्ट।